हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 10th के अंतर्गत राजनीति विज्ञान देख रहे थे और राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 1 देख रहे थे। अध्याय 1, सत्ता में साझेदारी। सत्ता में साझेदारी इसके भाग 1 के अंतर्गत, ये क्या होगा? भाग 2 होगा। इसके भाग 1 के अंतर्गत हम लोग यह देख चुके थे कि सत्ता में साझेदारी क्या है तथा सत्ता में साझेदारी क्यों आवश्यक है, किन तर्कों पर आधारित है। तो 2 तर्कों पर आधारित है, युक्ति परक तर्क जिसे हम लोग समझदारी का भी तर्क कहते हैं तथा नैतिक तर्क। हम लोग सत्ता में साझेदारी का स्वरूप भी हम लोग देख रहे थे कि सत्ता में साझेदारी का क्या स्वरूप है। तो हम लोगों ने देखा कि सत्ता में साझेदारी के स्वरूप, सत्ता में साझेदारी का स्वरूप, तो चूंकि इसको हम लोग पिछले के अंतर्गत देख चुके हैं, इसके अंतर्गत एक डायग्राम के रूप में हम लोगों को देखना है ताकि आपके माइंड में बना रहे। अगर इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको क्षैतिज बंटवारा कहते हैं या क्षैतिज वितरण कहते हैं। क्षैतिज वितरण कहते हैं। यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो मॉन्टेस्क्यू के सिद्धांत पर आधारित है। मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। सिद्धांत पर आधारित है। अब यहां पर देखिए, शक्ति पृथक्करण यानी शक्तियों को क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। यह तीनों, यानी पहले हम विभाजित करते हैं, विधायिका, नंबर 2 कार्यपालिका और नंबर 3 की बात करें न्यायपालिका। यह तीनों ही जो क्षैतिज वितरण के अंतर्गत जो शासन की व्यवस्था के 3 अंग निर्धारित किए गए हैं, यह मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। यानी यहाँ पर क्या किया गया है, यह तीनों ही अंगों में शक्तियों को, किस शक्तियों को? केंद्रीय शक्तियों को बांट दिया गया है और इनकी शक्तियां क्या है? निर्धारित कर दिया गया है। विधायिका क्या करे? विधायिका का मुख्य कार्य क्या है? विधायिका का मुख्य कार्य है विधियों का निर्माण करना। कार्यपालिका क्या करती है? तो विधायिका के द्वारा जो भी विधियां पारित की जाती हैं उसको लागू करना। लेकिन इन दोनों की कार्यों की समीक्षा, यानी कि विधायिका क्या जो अपनी सीमा, विधायिका की जो सीमा निर्धारित किया गया है, जो शक्तियां उसे दी गई हैं, उन शक्तियों के अधीन रह करके कानून बनाया है अथवा नहीं बनाया है, या अपनी शक्तियों से बाहर जाकर के कानून बनाया है, इसकी समीक्षा किसके द्वारा किया जाता है? तो इसकी समीक्षा न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। तथा कार्यपालिका विधायिका के द्वारा जो कानून बनाया गया है उस कानून को सही तरीके से, यानी कि विधायिका जिस रूप में कानून बनाई है उसी रूप में कानून को लागू कर रही है अथवा नहीं कर रही है, इसकी भी समीक्षा कौन करता है? इसकी भी समीक्षा न्यायपालिका करती है। यह तीनों ही अंग एक ही स्तर पर रहकर भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियों का प्रयोग करता है और एक दूसरे पर नियंत्रण करने का प्रयास करता है। और यही कारण है कि इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे नियंत्रण व संतुलन की व्यवस्था कहते हैं। संतुलन की व्यवस्था कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार से क्या किया गया है कि ऊर्ध्वाधर बंटवारा किया गया है, यानी कि ये केंद्रीय सरकार के अतिरिक्त प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकार का निर्माण किया गया है। यद्यपि भारत में इस क्षेत्रीय या प्रांतीय सरकार को किस नाम से जाना जाता है? तो राज्य सरकार के नाम से जाना जाता है। अब यहां पर क्या किया गया? राज्यों का गठन किया गया है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर बंटवारा कहते हैं। यह बंटवारा जो सिद्धांत पर आधारित है, तो उच्चतर से निम्नतर की ओर
निम्नतर की ओर है। अब इसके अंतर्गत राज्यों का गठन किया गया और राज्यों का भी जो गठन किया गया तो उसमें भी इसी प्रकार की मांटेस्क्यू शक्तियों का पृथकीकरण किया गया। यानी कि यहां पर भी क्या होती है, विधायिका होता है, यहां पर भी कार्यपालिका होता है और यहां पर भी, हालांकि हमारी व्यवस्था जो न्यायिक व्यवस्था है, न्यायपालिका, वह एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। तो राज्यों का गठन किया गया, यानी शक्तियों को क्या किया गया, उच्चतर से निम्नतर की ओर बांट दिया गया, वितरण कर दिया गया और इसे हम लोग ऊर्ध्वाधर वितरण के नाम से जानते हैं। लेकिन किसी किसी देश में इस वितरण के अतिरिक्त भी एक वितरण पाया जाता है, उसको हम लोग देखते हैं, इधर देखते हैं कि राज्य सरकारों के अतिरिक्त किस प्रकार का वितरण किया गया है। तो राज्यों का सरकार बनाया गया, राज्यों को गठन किया गया। हमने बताया है कि यह ऊर्ध्वाधर वितरण के अंतर्गत आता है, हमने यह भी बताया कि उच्चतर से निम्नतर की ओर आता है। और यहां पर भी क्या किया गया, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका बनाया जाता है। अब इसके अंतर्गत यानी तीसरे स्तर की सरकार, हमने कहा ना कि उच्चतर से निम्नतर की ओर यह वितरण होता है, यह ऊर्ध्वाधर वितरण होता है। तो इसके अंतर्गत एक तीसरे स्तर की सरकार का भी गठन किया जाता है। उसे हम लोग किस सरकार के नाम से जानते हैं, तो स्थानीय सरकार के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, भारत में यह संपूर्ण रूप से व्यवस्था लागू है। जो हम लोग क्षैतिज वितरण की बात करें, जो मांटेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर लागू होता है, बना हुआ है, तो उस सिद्धांत को भी हम लोगों ने लागू किया है, भारत के में देखने को मिलता है। तथा अगर हम ऊर्ध्वाधर वितरण की बात करें तो भारत में ऊर्ध्वाधर वितरण भी मिलता है, जो कि उच्चतर से निम्नतर की ओर जाता है। तथा तीसरे स्तर की सरकार यानी स्थानीय सरकार की बात करें तो यहाँ पर स्थानीय सरकार का भी निर्माण किया गया है। स्थानीय सरकार का भी निर्माण अगर दो रूपों में किया गया है, यानी ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत तथा शहरी स्तर पर तीन प्रकार की सरकारों का निर्माण किया गया है। यह आबादी के ऊपर निर्भर करता है कि शहर की आबादी क्या है। तो शहर की आबादी के आधार पर यह नगर परिषद, नगर पालिका तथा तीसरा है नगर निगम। अब देखिए हमारे यहाँ यानी कि अगर भारत की बात करें तो भारत में यह जो उच्चतर से निम्नतर की ओर जो बंटवारा किया गया है और तीसरे स्तर की जो सरकार बनाया गया है स्थानीय सरकार के रूप में, तो ग्रामीण स्तर और शहरी स्तर पर दोनों ही सरकारों में इस प्रकार का प्रावधान मिलता है कि प्रत्येक क्षेत्र निर्धारित किया, यानी कि ग्राम पर समझिए कि ग्राम के अंतर्गत ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है और ग्राम पंचायत को विभिन्न वार्डों में बांट दिया जाता है। और वार्ड का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो वार्ड मेंबर करता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो अगर भारत में हम देखते हैं कि गांव के जो कुछ घर मिलकर के एक वार्ड मेंबर को नियुक्त करते हैं, वह क्या होता है, वह अपने वार्ड का प्रतिनिधित्व करता है और वार्ड से संबंधित समस्याओं को किसके समक्ष रखता है, तो ग्राम पंचायत के समक्ष रखता है। यह ग्राम पंचायत स्थानीय सरकार की एक अंग है और प्रत्येक राज्यों, अब जो राज्यों में स्थानीय सरकार का जो निर्माण किया गया है वह संवैधानिक प्रावधान है। यह संवैधानिक प्रावधान है और इसके अंतर्गत क्या किया गया, राज्य सरकार से कुछ शक्तियां लेकर के
यह तीसरे स्तर की सरकार में निहित कर दिया गया है। और तीसरे स्तर की जो सरकार है, जो राज्य सरकार से शक्तियां उसे मिला हुआ है, उसी शक्ति के अधीन रहकर के ग्राम विकास का कार्य करती हैं। और इस तरह से भारत में अगर देखा जाए तो अधिक से अधिक लोगों को, यानी कि मैक्सिमम लोगों को सत्ता में साझेदारी करने का अवसर उपलब्ध कराया गया है। तो हम लोग सत्ता में साझेदारी का ये स्वरूप हम लोग पिछले जो वीडियो इसके अंतर्गत दिए थे उसके अंतर्गत हम लोग देख चुके थे। हम लोगों को देखना क्या था, बहुसंख्यकवाद क्या है। हम लोगों को देखना था बहुसंख्यकवाद क्या है। बहुसंख्यकवाद क्या है, यह क्यों घातक है, यह क्यों घातक है। देखिए, इसको घातक है हम लिख देते हैं, लेकिन इसको विभिन्न रूपों में भी पूछा जा सकता है कि बहुसंख्यकवाद क्या है तथा बहुसंख्यकवाद से राष्ट्र को क्या क्षति होती है, उदाहरण सहित समझाइए। यह बहुसंख्यकवाद क्या है, बहुसंख्यकवाद के कारण समुदायों के बीच जो टकराव होता है वह किस प्रकार का टकराव होता है, उदाहरण सहित समझाइए। तो जिस रूप में भी प्रश्न पूछता है आप लोग इसको लिख सकते हैं, कुछ नहीं करना है। बहुसंख्यकवाद की बात करें तो यह क्या है, एक राजनीतिक दर्शन या विचारधारा है। बहुसंख्यक का निर्माण किससे होता है, तो किसी भी राष्ट्र की सीमा के अंतर्गत रहने वाले एक किसी विशेष जाति के, विशेष धर्म के या किसी विशेष भाषा को बोलने वाले या किसी विशेष समुदाय से आने वाले लोगों से गठित होता है। जैसे कि अगर हम उदाहरण के रूप में उठाएंगे, किसको उठाएंगे, श्रीलंका को उठाएंगे। वहां पर यदि बात करें सिंहलियों की बात करें तो 74% क्या है, सिंहली है, और 18% क्या है, तमिल है। सॉरी, ये सिंहली है। ये 74% जो सिंहली हैं यह बहुसंख्यक हैं, श्रीलंका में बहुसंख्यक हैं। क्यों बहुसंख्यक हैं, क्योंकि इनकी जो भाषा है यह भाषा के आधार पर यह बहुसंख्यक है। और यह जो 18% तमिल हैं यह तमिल भाषा को बोलने वाले हैं, और इस प्रकार से ये क्या है, अल्पसंख्यक हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा, हम बाद में इसको उदाहरण के रूप में उठाएंगे। बहुसंख्यकवाद यह मानकर चलता है कि उसे अल्पसंख्यक पर अपना प्रभुत्व कायम करने का अधिकार है, तथा जो भी राष्ट्र से संबंधित नीतियां निर्धारित की जाएगी वह शासन व्यवस्था से संबंधित जितने भी कानून का निर्माण किया जाएगा उस पर अपने मनमाने तरीके से अपनी नीतियों को थोपने का अधिकार है। यानी अल्पसंख्यक के हितों को प्रभावित करने वाले कानून को वह उसे पारित करने का अधिकार है। और यही क्या हो जाता है, वही बहुसंख्यकवाद की यही सोच, यही विचारधारा अल्पसंख्यकों को हित को प्रभावित करता है, और जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों आपस में टकरा जाते हैं, या दोनों के मध्य में टकराव उत्पन्न हो जाता है। यह टकराव कभी कभी हिंसा का रूप ले लेता है, और हिंसा इतना बढ़ जाता है कि किसी भी राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात करें, चाहे उस राष्ट्र की शांति व्यवस्था की बात करें, सब कुछ क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। हम श्रीलंका के उदाहरण को उठाते हैं। श्रीलंका क्या है, श्रीलंका 1948 में आजाद हुआ। आजाद होने के बाद जो श्रीलंका के बहुसंख्यक जो सिंहली हैं वह सिंहली क्या किए, अपने बहुसंख्यकवाद के कारण वह श्रीलंका पर अपना प्रभुत्व कायम कर लिए। और प्रभुत्व कायम करने के बाद 1956 ईस्वी में कानून के अंतर्गत एक संशोधन किए, और संशोधन करके जो सिंहली भाषा है उसे क्या कर दिए, सिंहली भाषा को राज्य भाषा घोषित कर दिए। ठीक इसी प्रकार से उन्होंने क्या किया कि कानून में संशोधन करके विश्वविद्यालय में तथा सरकारी नौकरियों में सिंहलियों के लिए सीटें आरक्षित कर दी, यानी विशेष तवज्जो दिया गया और तमिलों की हितों की
उपेक्षा किया गया। यही नहीं किया गया, जो तमिल थे, तमिल के अंतर्गत कुछ लोग हिंदू थे, कुछ लोग मुस्लिम थे, लेकिन श्रीलंका में जो बहुसंख्यक थे, बहुसंख्यक जो सिंघली थे, वह क्या थे? बौद्ध थे, बौद्ध थे। और इसी आधार पर बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण देना प्रारंभ किए, यानी कि श्रीलंका का जो राजकीय धर्म है वह क्या बना दिए? बौद्ध धर्म को बना दिए, जिसके कारण दोनों ही समुदायों के मध्य, चाहे सिंघली समुदाय हो चाहे तमिल समुदाय हो, सिंघली तथा तमिल समुदाय के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ, टकराव उत्पन्न होने लगा। और यही कारण है कि तमिल समुदाय के लोगों ने राजनीतिक पार्टियों का गठन किए, तथा अगर बात किया जाए तो तमिल को भी राजभाषा घोषित करने की मांग करने लगे, सरकारी नौकरियों और विश्वविद्यालय में उन्हें भी आरक्षण की मांग करने लगे। तथा अगर बात किया जाए तो जो तमिल लोग थे, तमिल लोग अपने श्रीलंका के उत्तर पूर्वी क्षेत्र को, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, ध्यान रखिएगा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र को तमिल इलम बनाने की मांग करने लगे, तमिल इलम बनाने की मांग करने, यानी अलग प्रांत की मांग करने लगे। तो इससे तो देश क्या हो जाएगा? विखंडित हो जाएगा। लेकिन यह विखंडन हो क्यों रहा है? यह विखंडन सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि सिंघली जो समुदाय है वह सिंघली समुदाय बहुसंख्यक है, और उसी बहुसंख्यक के आधार पर वह क्या चाहता है? वह तमिलों पर प्रभुत्व कायम करना चाहता है। और यही कारण है कि वह तमिलों को संग और साथ लेकर के चलने का प्रयास नहीं करता है, बल्कि तमिलों को हित को विपरीत प्रभावित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप तमिल भी क्या करते हैं? राजनीतिक पार्टियों का गठन करते हैं और तमिलों के हितों की रक्षा करने का प्रयास करते हैं। 1980 की दशक की बात किया जाए तो 1980 के दशक में लिटे का गठन किया गया, एलटीटी का गठन किया गया, LTTE, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम का गठन किया गया, लिबरेशन ऑफ टाइगर इलम का गठन किया गया। और उसके माध्यम से दोनों ही समुदायों के मध्य हिंसक टकराव होना प्रारंभ हो गया। यह हिंसक टकराव इतना बढ़ गया कि वहां पर यानी श्रीलंका में गृह युद्ध प्रारंभ हो गया, गृह युद्ध प्रारंभ। इस गृह युद्ध का परिणाम क्या हुआ? इस गृह युद्ध के कारण श्रीलंका में काफी जन और धन का नुकसान हुआ। यानी वहां पर अगर राजनीतिक अस्थिरता की बात किया जाए तो श्रीलंका में राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो गया, आर्थिक विषमता उत्पन्न हो गया, तथा अगर सांस्कृतिक और पर्यावरणीय नुकसान की बात करें तो सांस्कृतिक और पर्यावरणीय नुकसान हुआ। यह सारे के सारे नुकसान कैसे हो रहे थे? तो बहुसंख्यकवाद के कारण हो रहा था, क्योंकि बहुसंख्यक जो सिंघली थे वह तमिलों को साथ लेकर के नहीं चलना चाहते थे, बल्कि तमिलों पर प्रभुत्व कायम करना चाहते थे। और वह चाहते थे कि जो श्रीलंका है, श्रीलंका को सिंघली समुदाय के लिए ही केवल श्रीलंका को स्थापित किया जाए और जितने भी सिंघली हैं उन्हीं की हितों की रक्षा किया जाए, बल्कि और इसके विपरीत तमिलों को क्या किया जाए? तमिलों को देश से निष्कासित कर दिया जाए। तो इसका परिणाम यानी कि बहुसंख्यकवाद की अगर बात करें तो बहुसंख्यकवाद क्या है? घातक होता है। यह बहुसंख्यकवाद, आप सोचते होंगे कि बहुसंख्यकवाद और बहुमत, तो बहुसंख्यकवाद और बहुमत में अंतर है। बहुसंख्यकवाद और बहुमत दोनों में अंतर है। बहुसंख्यकवाद का अगर गठन की बात किया जाए तो अभी हमने बताया कि बहुसंख्यकवाद गठित किससे होता है? तो बहुसंख्यक गठित होता है तो या तो भाषा के आधार पर गठित होगा, जाति के आधार पर गठित हो सकता है, या फिर धर्म के आधार पर गठित हो सकता है, या कोई विशेष समुदाय के आधार पर गठित हो सकता है। लेकिन बहुमत की यदि बात किया जाए तो बहुमत क्या है? संसदीय शासन प्रणाली में शासक करने वाले लोगों को बहुमत प्राप्त करना आवश्यक हो। इसको हम लोग बहुमत को हम लोग जनमत भी कह सकते हैं।
यानी अगर संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत जो प्रतिनिधित्व वाली शासन प्रणाली अपनाया गया, अभी हमने चर्चा किया ना कि लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है, तो लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को हम लोग प्रतिनिधित्व का लोकतंत्र कहते हैं। इसके अंतर्गत यानी प्रतिनिधित्व के लोकतंत्र के अंतर्गत या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत जनता अपना प्रतिनिधि भेजती है और जनता के द्वारा भेजी गई प्रतिनिधि ही क्या करते हैं, शासन कार्यों में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। तो यहां पर जो जनमत की बात है, चाहे बहुमत की बात है, वह बहुमत क्या हो सकता है, किसी पार्टी, किसी राजनीतिक पार्टी के पक्ष में हो सकता है और इस राजनीतिक पार्टी में बहुत से भाषा बोलने वाले, बहुत से जाति के लोग, बहुत से धर्म के लोग एक पार्टी के अंतर्गत हो सकते हैं, प्रतिनिधि के रूप में आ सकते हैं। यही कारण है कि बहुसंख्यक और बहुमत दोनों भिन्न हैं। अब इसके अतिरिक्त तो इस प्रकार से हम अगर कहें तो बहुसंख्यकवाद क्या होता है, बहुसंख्यकवाद खतरनाक होता है। उसके अंतर्गत अगर संघ साथ लेकर के चलने की भावना उत्पन्न नहीं होती है तो वह राष्ट्र के लिए विखंडनकारी होता है तथा राष्ट्र में राजनीतिक अस्थिरता का कारण बन सकता है। और यही राजनीतिक अस्थिरता कभी कभी टकराव के रूप में देखने को मिलता है और यह हिंसक टकराव के रूप में परिवर्तित होकर के वह गृह युद्ध की ओर ले जाता है। इस प्रकार से अगर हम कहें तो बहुसंख्यकवाद क्या है, बहुसंख्यकवाद किसी भी राष्ट्र के लिए घातक है। अब यहां पर एनसीईआरटी के अंतर्गत एक प्रश्न पूछा है, हालांकि उस पर कभी प्रश्न पूछा नहीं है कि भारतीय संदर्भ में सत्ता की साझेदारी का एक उदाहरण देते हुए इनका एक युक्तिपरक एक नैतिक कारण बताइए। तो देखिए इस प्रश्न को यदि बात करें तो यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुसंख्यकवाद तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर भारत के संदर्भ की बात किया जाए तो हम जो अभी सत्ता की साझेदारी का स्वरूप बता रहे थे भारत के संदर्भ में ही बता रहे थे, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे। हम जानते हैं कि भारत विविधताओं का देश है। यहां पर अगर भाषाई विविधता की बात की जाए, जातीय विविधता की बात की जाए, धार्मिक विविधता की बात, तमाम तरह की विविधता यहां पर देखने को मिलती है। लेकिन भारत की यदि दर्शन की बात किया जाए तो भारत का प्राचीन दर्शन क्या रहा है, वसुदैव कुटुंबकम का रहा है। सर्वे हिताय सर्वे सुखाय की यहां पर भावना रही है। और इस प्रकार से जब भारत आजाद हुआ तो आजाद भारत के समक्ष पहली चुनौती क्या थी कि सभी को संग साथ लेकर के चलने की वाले कानूनों का निर्माण किया जाए, संविधान का निर्माण किया जाए। जब 1947 में 15 अगस्त सन 1947 को जब भारत आजाद हुआ तो आजाद भारत में जो यहाँ पर सांस्कृतिक विविधता, भाषाई विविधता, धार्मिक विविधता, सभी प्रकार की विविधता कायम थी। उन सभी प्रकार की विविधता को समेटकर एक अखंड भारत बनाने की आवश्यकता थी। और यही कारण है कि जब संविधान का निर्माण किया गया तो संविधान के अंतर्गत इस प्रकार के प्रावधान किया गया कि सभी को, चाहे कोई भी वर्ग हो, सभी वर्गों को संतुष्ट करने का प्रयास किया गया। यही कारण है कि भारत अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना चुका है, लेकिन अभी कोई ऐसा राज्य या कोई ऐसी बड़ी घटना नहीं घटित हुआ है जिसके कारण यह कहा जाए कि भारत की अखंडता संरक्षित नहीं है। या कह सकते हैं कि कोई भी एक ऐसा समुदाय इस प्रकार से संघर्ष नहीं किया है, इस प्रकार का कोई आंदोलन नहीं खड़ा किया है जिससे भारत की अखंडता पर कोई आंच आ सके। यह सबसे बड़ा सबूत है। अगर हम कहें कि भारत में नैतिक और युक्तिपरक तर्क के रूप में अगर उदाहरण की बात करें तो अभी हम क्या कर रहे थे, अभी जो हम लोग सत्ता की साझेदारी का स्वरूप देख रहे थे, तो सत्ता की साझेदारी के स्वरूप के अंतर्गत हम लोग क्या देख रहे थे, सत्ता की साझेदारी के स्वरूप के अंतर्गत हम लोग देख रहे थे कि किस प्रकार से हमारे भारत के अंतर्गत मॉन्टेस्क्यू के सिद्धांत को भी लागू किया गया है और शासन के विभिन्न अंगों के बीच में बंटवारा किया गया है। उसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो केंद्र सरकार के साथ ही साथ राज्य सरकारों का भी निर्माण किया गया है और इस तरह से हमारे भारत में ऊर्ध्वाधर वितरण को भी देखने को मिलता है जो उच्चतर से निम्नतर की ओर जाता है। यही नहीं, महात्मा गांधी के स्वराज्य के स्वप्न को साकार करने के लिए
क्या किया गया है, स्थानीय स्तर की सरकारों का निर्माण किया गया है, जिसे हम तीसरे स्तर की सरकार या स्थानीय स्तर की सरकार के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर क्या किया गया, यानी भारत में किस प्रकार का प्रावधान किया गया, तो भारत में ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायतें तथा शहरी स्तर पर शहर पंचायत का निर्माण किया गया। इस प्रकार से यह कोशिश किया गया है कि भारत में इस प्रकार की व्यवस्था किया जाए कि भारत के सभी समुदाय, भारत के सभी वर्गों को क्या किया जाए, सत्ता में साझेदारी देने का प्रयास किया गया। इवन यही नहीं, महिलाओं के विषय में विशेष प्रावधान किया गया। और जो तीसरे स्तर की सरकार है यानी स्थानीय स्तर की सरकार है, उसमें महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के लिए या कहें कि महिलाओं को सत्ता में साझेदार बनाने के लिए उन्हें आरक्षण की व्यवस्था किया गया। यही नहीं किया गया, आप लोगों को एक चीज और याद होगा कि हम लोग 9th क्लास में पढ़ते हैं इसको, कि जो हमारे भारत का सबसे कमजोर वर्ग या कह सकते हैं दबा है, कुचला है, पिछड़ा है, ऐसा अगर कमजोर वर्ग की बात करें तो वह है अनुसूचित जाति तथा दूसरा है अनुसूचित जनजाति। यह क्या है, यह वर्ग कमजोर है, पिछड़ा है। हो सकता है कि इस वर्ग को प्रतिनिधित्व न मिल पाए, यानी यह वर्ग सत्ता में साझेदारी न कर पाए। इनको सत्ता में साझेदारी देने के लिए क्या किया गया कि इनके लिए कुछ सीटें आरक्षित कर दी गई। यानी कि अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें, लोकसभा की मैं बात कर रहा हूं, केंद्रीय सरकार की मैं बात कर रहा हूं, लोकसभा में अगर अनुसूचित जाति की बात करें तो अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें आरक्षित कर दी गई। ठीक इसी प्रकार से अनुसूचित जनजाति की बात करें तो अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित कर दी गई हैं। और इस प्रकार से यह कोशिश किया गया है कि जो समाज का सबसे कमजोर वर्ग है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, उसको भी भारत के शासन व्यवस्था में उसको भी क्या किया जाए, सत्ता में साझेदारी किया जाए। इस प्रकार से अगर हम बात करें तो भारत में जो सत्ता में साझेदारी का दोनों तर्क है, यानी कि युक्तिपरक तर्क और ये नैतिक तर्क, दोनों को साथ लेकर के चलने का प्रयास किया गया है, ताकि लोगों के अंतर्गत जो भाषा के आधार पर विविधता देखने को मिलता है, धर्म के आधार पर विविधता देखने को मिलता है, जाति के आधार पर विविधता देखने को मिलता है, सारे समुदाय क्या हों, संग साथ चले, जिससे राष्ट्र का विकास हो सके। तो अगर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है तो इस प्रकार का फॉर्मेट बनाने की कोशिश कीजिएगा। करना कुछ नहीं है, आप पहले से भी जानते हैं कि भारत क्या है, विविधताओं का देश है। अगर हम अभी जो चाहे क्षैतिज वितरण की बात किए, चाहे ऊर्ध्वाधर वितरण की बात किए, ये दोनों वितरण भारत में अपनाया गया है। तथा अगर हम लास्ट की बात करें तो ये दो चीज़ें कि तीसरे स्तर की सरकार में महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया है और इस तरह से तीसरे स्तर की सरकार में महिलाओं को आरक्षण दे करके सत्ता में साझेदार बनाया गया है। अगर हम भारत के सबसे कमजोर वर्ग की बात करें जो अनुसूचित जाति है और अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए भी विशेष प्रावधान किया गया और विशेष प्रावधान करके जो केंद्रीय सरकार है, केंद्रीय सरकार में लोकसभा के होने वाले चुनाव में जो अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित करके क्या किया गया, इस कमजोर वर्ग को भी सत्ता में साझेदार बनाने की कोशिश किया गया। यह कुछ नहीं है, थोड़ा सा फॉर्मेट अपने माइंड में बैठाएंगे तो आपको याद हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है। यह भाग 2 है और इस भाग के अंतर्गत हम इस लेसन का नोट्स भी दे दिए हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। थैंक यू।